नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS Competition Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लगातार आधुनिक इतिहास का सेशन चल रहा है और काफ़ी क्लासेस हम उसमें ले चुके हैं। लगभग 29 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो हमारी 30वीं क्लास है, यानी कि आज का सेशन जो है बहुत अहम सेशन होने वाला है और गांधी युग हमारा चल रहा है, जो आधुनिक इतिहास का सबसे मेजर पार्ट होता है। और उस मेजर पार्ट में गांधी युग की क्या भूमिका है, अगर उसको समझना है अच्छे तरीके से, जो ये उदारवाद था, इसमें अच्छे तरीके से समझना है तो कुछ घटनाक्रम को आपको याद रखना पड़ेगा। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत यहाँ पे आती है कि अच्छे तरीके से घटनाक्रम को याद नहीं कर पाते। अंततः परीक्षाओं में होता है ये कि जवाब से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी नहीं कर पाते सही। तो हमारी जो कंडीशन थी, लास्ट क्लास जो थी वो लाहौर अधिवेशन को लेकर हुई थी और उसके बाद में आपका सवर्ण आंदोलन, जो प्रथम सवर्ण आंदोलन था, उसके रूप में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। यानी कि अगर हम बात करें 12 मार्च 1930 को उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था साबरमती आश्रम से, और 5 अप्रैल 1930 को वो लोग दांडी गांव है आपका गुजरात में, वहाँ पहुँचे और 6 अप्रैल को जाकर वहाँ पर उन्होंने मुट्ठी भर कानून नमक उठाकर वहाँ पर कानून को ब्लॉक कर दिया। यानी तरीके से क्या था वो नमक कानून, या क्यों उसको ब्रेक किया उन्होंने, क्यों तोड़ा, इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य है ये कि उन्होंने प्राकृतिक चीज़ पर कर लगाने के लिए अंग्रेज़ों को मना किया था, क्योंकि वो एक प्राकृतिक चीज़ थी और उस पर वो कोई भी कंपनी कर नहीं लगा सकती थी। अगर कर भी लगाते तो वो कर लगा रहे थे 16 गुना, जो कि बहुत ज़्यादा कर था। और जितना भी नमक वह लोग उत्पादित करते थे और उस पर जितने पर कर लगा हुआ था उसको बेच दिया जाता था। अंत जितना शेष बचता था उस सभी को वह लोग एक तरीके से नष्ट कर देते थे। तो लगा इस तरीके से कि शायद ऐसा हो कि प्राकृतिक के जो भंडार है वो कम हो जाएंगे। यही चर्चा चलती रही, परंतु उससे पहले भी कुछ कंडीशन थी। जैसे एक कंडीशन घटनाक्रम हमारा याद रखना कि बीज कहाँ से पैदा हुए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक घटना थी साइमन कमीशन। यानी कि साइमन कमीशन जो आया वो 1927 को आया। कब आया? 1927 को आया। इसने चैलेंज किया, बर्केनहार्ड एक यहाँ के सचिव थे, उन्होंने चैलेंज किया भारत को कि यदि आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानते, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर हमारा विरोध हो रहा है, और यदि आप इस विरोध को करते रहेंगे, हम इस विरोध को मानते हैं, संतुष्ट हैं इस विरोध से कि हमने गलत किया है, कोई भी सदस्य भारतीय हमने शामिल नहीं किया है, तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हम गलत साइमन कमीशन लेकर आए हैं और ये गलत है, हम मानते हैं इस गलती को, तो आप लोग एक ऐसा संविधान बनाइए कि जिससे कि पूरे भारत के जन समुदाय को वह संविधान मानना पड़े या उनके हित में हो। तब सबका जो ध्यान पहुंचा वो पहुंचा किसके तरफ, तो वो पहुंचा आपका पहला सर्वदलीय बैठक जो हुई दिल्ली में हुई, उसके बाद में द्वितीय सर्वदलीय बैठक मुंबई में हुई, और वहाँ पर उन्होंने बात करी कि ठीक है मोतीलाल नेहरू जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और जब जाकर मोतीलाल नेहरू ने अपनी 8 सदस्यीय एक समिति बनाई और उसे जाना गया नेहरू रिपोर्ट के नाम से। नेहरू रिपोर्ट के नाम से उसको जाना गया। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो शायद बातें हमको अच्छे समझ में आएंगी। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो थी वो किसकी थी? वो थी मोतीलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू, ये याद रखना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई संबंध नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पुत्र थे और इन्होंने इसका विरोध किया था। अंत हुआ क्या कि इसी बीच में 1928 में एक तरफ चल रहा था उदारवाद का लोग और एक तरफ चल रहा था उग्रवाद। उदारवाद में कांग्रेस काम कर रही थी और उग्रवाद में कुछ उपद्रव पार्टी थी जो एक युवा पार्टी के रूप में उभर कर आ रही थी, जो 1924 में एक HRA पार्टी बनी थी। उसके बाद HSRA 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद की निगरानी में पार्टी बनी। उससे पहले सचिन सन्याल की निगरानी में एक पार्टी बनी थी 1924 में, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जो साइमन कमीशन के विरोध के चलते मारे गए थे, उसके विरोध उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए एक पार्टी का गठन हुआ। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये युवा वर्ग के जो लोग थे इनको शामिल किया गया था। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कुछ भूमिका राजगुरु की भी रही थी। सैंडर्स की हत्या कर दी जब वो अपनी सगाई के दौरान जा रहे थे। और इसी बीच को लेकर लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पहली बात ये, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया और इसका जो विरोध किया वो मुस्लिम लीग ने किया और मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया। दूसरी बात, युवा वर्ग ने उसका जो है विरोध किया, कांग्रेस के युवा वर्ग ने, और उन्होंने कहा कि अब ज़माना जो है बिनती बिने प्रार्थना का नहीं रहा है, अब जो ज़माना है वो है पूर्ण स्वराज का। अब जो ज़माना है वो पूर्ण स्वराज का है। इसी बीच 11 सूत्रीय मांग की गई गांधी जी की
यानी कि इसी बीच हम लाहौर अधिवेशन लिख देते हैं। लाहौर अधिवेशन पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे कहाँ से बात आ रही है, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1929, ठीक है। ये कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन। यहाँ पर मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की। किसकी? पूर्ण स्वराज की। यहाँ तो क्वेश्चन आ जाता है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद में 11 सूत्रीय मांग आई गांधी जी की। कौन सी? 11 सूत्रीय मांगे। और ये किसकी थी? ये गांधी जी की थी। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी कि हमें ये चीज़ चाहिए। अंततः ये चीज़ नहीं मानी गई। लाहौर अधिवेशन 1929 सही तो है। तो यहाँ पर जो है 1930 में किसका? गांधी जी का। लाहौर अधिवेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है भाई, ये था। तो लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग की 11 सूत्रीय मांग कर दी गांधी जी ने यहाँ पर। इसके बाद में हुआ क्या? इसके बाद में नमक सत्याग्रह हुआ। 11 सूत्रीय मांगों को नहीं माना उन्होंने, ठीक है। एक लेटर लिखा था गांधी जी ने, उन्होंने कहा था कि हमने मांगा रोटी था मगर बदले में हमें क्या मिला? पत्थर मिला। ये इस तरीके का कोई वचन था। इस बीच में उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया। अंत बात यहाँ भी नहीं रुकी और इसी के चलते जो है जो साइमन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, ये जो साइमन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, ये पूरे भारत की दशा देखकर, पूरे भारत की दशा देखकर, पूरे भारत की स्थिति को समझकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वो प्रस्तुत की ब्रिटेन में जाकर। और ब्रिटेन में होती थी गोलमेज सम्मेलन। वहाँ की ब्रिटेन जो विधानमंडल थी वहाँ पर क्या होता था? गोलमेज सम्मेलन। उन्हीं गोलमेज सम्मेलन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और इसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो आज जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है आपको पता चल गया है कि हम कहाँ से कड़ी उठाकर लाए हैं और क्यों हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस बात को आप समझिए। पहली बात यह कि हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। हम बात करने वाले गोलमेज सम्मेलन की। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931। कब हुआ था? 1930 में वैसा शुरू किया गया था। अगर हम बात करें 30 में इसकी बात करें मगर 30 से 31 तक चला था, क्योंकि 12 नवंबर की बात है, 12 नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। तो हम इसे लिख सकते हैं 30-31, क्योंकि जनवरी तक चला था। ये कब चला था? 19 जनवरी तक चला था। 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी तक चला था। अगर मैं इसकी डेट लिख दूँ सही तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से। और कब चला था? 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। परंतु इसकी क्या दिक्कत आई, क्या जरूरत पड़ी इसकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की? सबसे पहली बात यह है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी थी कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी संवैधानिक सुधारों के चलते कि भारत में किस प्रकार के संवैधानिक सुधार है, और उनमें संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटेन वालों ने पहला एक ऐसा सम्मेलन था, ये पहला एक सम्मेलन ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा देने के लिए, क्या बराबर का दर्जा देने के लिए, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार भारत को बराबर का दर्जा दे रही थी। किसको? भारत को बराबर का दर्जा देना चाह रही थी। ब्रिटिश सरकार भारत को बराबर दर्जा देने के लिए बुलाया इन्होंने, और बराबर दर्जा देने के लिए इन्होंने क्या काम करा? ठीक है, यहाँ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के लिए भारत की इच्छा जानने के लिए, भारत के लोगों में भारत मतलब क्या इच्छाएँ कैसी, ऐसा नहीं कि हमें मोटरसाइकिल दिलवा दो, हमें कार दिलवा दो, इच्छाएँ नहीं। हमारे देश में संविधान के, ब्रिटिश संविधान में क्या क्या सुधार और होने चाहिए, क्या आप मांग करते हो, क्या वो आपकी मांगे हैं, या ब्रिटिश सरकार आपको जब डोमिनियन स्टेट की भूमिका निभा रही है तो आपको क्या देना चाहती है। इसके चलते जो था कि कुल जो प्रतिनिधि आए, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो कुल प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया वो लिया 8-9 प्रतिनिधियों ने। कितनों ने? 8-9 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परंतु इसमें भी कई बार एक बात आ जाती है एग्जाम में पूछने वाली कि ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे। तो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे, यानी कुछ तो रजवाड़े थे, तो कुछ रजवाड़े थे, कुछ दलित वर्ग के थे। तो ब्रिटिश भारत के जो व्यक्ति थे वो कितने थे? तो यहाँ पर ब्रिटिश भारत के जो व्यक्ति थे वो 58 व्यक्ति थे, यानी कि 8-9 प्रतिनिधियों में, तो पहले से गोलमेज सम्मेलन में जो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे वो थे 58, और जो थे वो रजवाड़े थे या हिंदू महासभा के थे, यानी हिंदू महासभा के लोग कह सकते हैं, उदारवादी लोग कह सकते हैं, सिख लोग कह सकते हैं, यानी ब्रिटिश भारत से कुछ अलग भी थे। तो ब्रिटिश भारत के जो लोग थे वो थे 58। इसके बाद में इस गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और अलग अलग प्रतिनिधि किया, अलग अलग प्रतिनिधित्व किया। और उस प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें हिंदू महासभा, यानी कि पहली जो थी वो कौन सी थी? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा थी पहली, ठीक है। हिंदू महासभा हो थी तो हिंदुओं की
विचार विमर्श या संस्कृति को जिंदा रखती थी। यहाँ पर जो जयकर एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? जयकर ने इसका जो है नेतृत्व किया था। यानी हिंदू महासभा की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने अध्यक्षता की थी? जयकर ने। इसके बाद में एक उदारवादी दल था, समझ गया नहीं? उदारवादी यानी उदारवादियों की तरफ से किसने नेतृत्व किया? उदारवादी का मतलब होता है जो विनती प्रार्थना कर काम करते थे, ठीक है। यहाँ पर थे चिंतामणि, CY चिंतामणि। इधर की तरफ से कौन गए? CY चिंतामणि। ये बात कई बार पूछी जाती है कि किसने किसके तरफ से नेतृत्व किया। तो 2 ही हो गए। तीसरे अगर यहाँ बात करें मुस्लिम लीग, यानी तीसरे कौन व्यक्ति गए थे यहाँ पर? मुस्लिम लीग, ठीक है भाई। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, आंगा खां, इन लोगों ने जो है वहाँ पर अध्यक्षता की, यानी कि इन लोगों ने भाग लिया मुस्लिम लीग की तरफ से। फिर सिखों की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह थे। सिखों की तरफ से कौन थे? अगर सिखों की तरफ से बात करें तो सिख की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह ने नेतृत्व किया था। यानी ये वो व्यक्ति हैं जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ये किताबों में जल्दी से मिल नहीं पाता आपको, ये कलेक्शन आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। नोट करना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर ने कहा था, ये सबको पता है, इस बात का सबको पता होता है कि दलित वर्ग की तरफ से जो नेतृत्व किया वो किसने किया? BR अम्बेडकर ने किया। लीग का सबको पता चलता है किसने किया? सिखों की तरफ से नहीं पूछा जाता, तो किसने करा था? सिखों की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह ने, ठीक है। अगर आंग्लो इंडियन की तरफ से बात करें तो KT पॉल थे एक। आंग्लो इंडियन जितने भी थे उनकी तरफ से कौन थे? आंग्लो इंडियन कौन थे? KT पॉल ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? KT पॉल ने नेतृत्व किया था। देसी रियासतों की तरफ से 16 नरेश गए थे, यानी कि देसी रियासतों की तरफ से देसी रियासतों की तरफ से कितने नरेश गए थे? 16 नरेश, ठीक है। ये लोग वो थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु कांग्रेस ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में जो है भाग नहीं लिया। तो ये बात आप लिखेंगे यहाँ पर, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, मतलब कांग्रेस इस वाले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई थी। तो चिंता का विषय तो यही था कि ब्रिटिश लोग बुलाना किसको जाते थे? कांग्रेस को। उनका पर्पस तो ये था कि हम किसे बुलाएं? कांग्रेस को। अब कांग्रेस ही नहीं गई, कांग्रेस ही इसमें नहीं गई, परंतु मुस्लिम लीग और दलित वर्गों ने, ये जो लोग गए, कौन कौन गए? एक तो मुस्लिम लीग गए और एक दलित वर्ग। यहाँ पर एक दलित वर्ग गए थे, जिनके दलित के वर्ग की तरफ मैं लिख देता हूँ। चलो, दलित वर्ग की तरफ से जो करी थी, किसने करी थी? BR अम्बेडकर ने। ये गए थे सब अपने अपने पार्टियों की तरफ से गए थे, दलित वर्ग से। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो फोकस कहते हैं ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो फोकस बिंदु रहा वो क्या रहा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का फोकस बिंदु रहा वो क्या रहा? वो पहला फोकस बिंदु यह था कि मुस्लिम लीग, ठीक, और दलित वर्ग, ये दोनों फोकस बिंदु रहा। और इन दोनों फोकस बिंदुओं में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमको जो है पृथक निर्वाचन चाहिए। भारत में क्या चाहिए? हमको पृथक निर्वाचन चाहिए। और केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हो गए सब लोग। क्या ब्रिटेन सरकार इसको मानने के लिए तैयार है? ब्रिटेन सरकार ने कहा तुम्हारे यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, हम आपको दलित वर्ग को भी और मुस्लिम लीग को भी हम जब पृथक निर्वाचन की मान्यता देंगे, जब आपकी पार्टी जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जब तक वो सहमत नहीं होगी, हम जब तक आपको पृथक निर्वाचन की मांग नहीं करेंगे। तो पूरा फोकस है कांग्रेस को बुलाने का, पूरा फोकस जो है वो किसको है? कांग्रेस को बुलाने का। अंततः हुआ क्या? कांग्रेस को बुलाने के लिए गांधी जी कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, तो गांधी जी को मनाने के लिए तो तेज बहादुर सप्रू, एक नाम याद रखना, तेज बहादुर सप्रू और एक जयकर, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इन दोनों को चुना ब्रिटिश सरकार ने। इन दोनों से कहा, तेज बहादुर सप्रू और जयकर से इन्होंने कहा कि आप गांधी जी को कन्विंस कीजिए कि वो इरविन से बात करें। समझ में गए मेरी बात को? यानी गांधी जी को कन्विंस कीजिए कि इरविन से बात करें। तो फिर गांधी और इरविन इन दोनों रिक्वेस्ट करी गांधी जी से कि शायद कुछ बड़ा सुधार हो सकता है, आप एक बार बात तो करिए ब्रिटिश सरकार से बैठकर, गोलमेज सम्मेलन में आप नेतृत्व कीजिए, कम से कम जाइए तो क्या पता बात हो जाए। ब्रिटिश सरकार जब यहाँ तक मानने के लिए तैयार है तो शायद आप अपने हित में सोचेगी। अंततः बात ये नहीं बनी, बात दूसरी बन के आई। 17 फरवरी को इन दोनों के बीच में वार्ता हुई, किसके? गांधी जी और इरविन के बीच में, और एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसे बाद में गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो अब आप ये बताइए, डायरेक्ट गांधी इरविन समझौता याद रखना उचित है या गांधी इरविन समझौता कैसे हुआ ये उचित है? जब कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व नहीं कहा और मुस्लिमों ने और दलितों ने अपने पृथक निर्वाचन की मांग की, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको नकार दिया
कि जब तक आपकी पार्टी कांग्रेस आप अपने संवैधानिक के लिए, अपने सुधार के लिए इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं होगी, हम जब तक आपको पृथक निर्वाचन चुनाव की संज्ञा नहीं देंगे। इसलिए अब जयकर उदारवादी थे, यानी कौन से थे, हिंदू महासभा के थे, ठीक है, और आपके यहाँ पर सप्रू जो थे वो उदारवादी थे। इन दोनों ने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो गांधी जी से कहा कि एक बार बात करते हैं, क्या पता जो आप चाहते हो वही ब्रिटिश सरकार चाहती हो, ठीक है। और यहाँ से गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। तो ये तो गोलमेज सम्मेलन प्रथम, आपको किसके बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया समझ में, या कोई कड़ी अभी बाकी रह रही है तुम्हारे दिमाग में, नहीं है ना, बस इससे अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता क्या है, ठीक है भाई। तो गांधी इरविन समझौता इसके बाद हुआ। अब देखिए ये भी कुछ बहुत अच्छी बात है, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ पता चल गया आप लोगों को। आप इस चीज़ को अगर नोट करके और स्टोरी को माइंड में रखोगे ना, तो कभी भी आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता। तो आप अपनी हेडिंग बनाएंगे दिल्ली समझौता बना लो या कुछ भी, ये ठीक है, दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता अगर मैं डेट याद करूँ तो 1931, ठीक है भाई। ये तो बात याद है 5 मार्च हुआ था, अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हो बिल्कुल तो 5 मार्च और 1931 को समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जिसे सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा था। क्या कहा था, दो महात्माओं का मिलन कहा था, इसको ऐतिहासिक मिलन बताया था, दो महात्माओं का ऐतिहासिक मिलन। तो सारी बातें तो नहीं बताई जाती हैं, ठीक है, सारी बातें तो आपको ये नहीं बताएंगे क्या क्या इनके बीच में बात हुई, मगर सरोजिनी नायडू ने इस बात को क्या कहा दिया था कि ये दो महात्माओं का जो है वो मिलन है, दो महात्माओं का एक ऐतिहासिक मिलन है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब बात आती है कि इस समझौते में क्या हुआ होगा। तो एक पक्ष होगा गांधी जी का और एक पक्ष होगा इरविन का, क्योंकि उस समय पर वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। इस समय पर जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं दोनों पक्ष लिख लेता हूँ आपको, कि एक तरफ जो था गांधी जी का पक्ष था इस समझौते में और एक तरफ था वायसराय का, ठीक है भाई। एक तरफ लिख लेते हैं, चलो इरविन पक्ष, या इरविन ने स्वीकारा, ठीक है। दूसरी तरफ कह सकते हैं गांधी जी ने स्वीकारा, ठीक है। जिसने स्वीकारा होगा दूसरे ने उसके सामने पक्ष रखा होगा, वो ये बात याद रखेंगे। तो इरविन ने क्या स्वीकारा कि जिन बंदियों पर, यानी किस पर, जिन बंदियों पर हिंसा से अलग आरोप है, हिंसा से अतिरिक्त आरोप है, उन्हें रिहा किया जाएगा। ये गांधी जी ने कहा था कि जिन पर हिंसक मामले नहीं हैं दर्ज, जो राजनीतिक बंदी नहीं है, समझ गए नहीं, और उन बंदियों को आप रिहा करोगे। तो यहाँ पे ही पहला पॉइंट ये बन गया जो युवा वर्ग ने विरोध किया था, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की 23 मार्च को 1931 को फांसी हुई थी। ये मिलन समारोह हुआ था 5 मार्च को। युवा वर्ग बाद में पीड़ित इसी वजह से हुआ, गांधी जी अगर चाहते तो यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी उनकी टलवा सकते थे। अंत गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि गांधी ने कहा कि जो हिंसा से अलग है, जो बेगुनाह लोग हैं, केवल उनको रिहा किया जाए। क्योंकि अगर हिंसा वालों को रिहा किया जाएगा तो फिर तो कोई भी हिंसा करेगा और गांधी जी तरफ कूदेगा, गांधी फिर समझौता कर लेंगे। कुछ ये था, उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद में दूसरा ये कि भारतीय लोग, यानी समुद्र किनारों पर बना जो समुद्री नमक जो होता है किनारों पर, भारतीय लोगों का ये अधिकार होना चाहिए। यानी कि किनारों पर समुद्र में समुद्र नमक पर भारतीयों का अधिकार होना चाहिए। किनका होना चाहिए, ये भी बात स्वीकार ली इरविन ने कि हाँ भाई भारतीयों का अधिकार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों का, यानी कि भारतीय लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, शराब और विदेशी वस्त्रों का कानूनी दायरे में रहकर क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। दायरे में रहकर क्या कर सकते हैं भैया, विरोध रह सकते हैं। इरविन ने कहा ये भी ठीक है भैया, अभी तक तो सब सही किया है। फिर उन्होंने कहा सरकारी नौकरियों में जिन लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी है आप उनको दोबारा बहाल करोगे। गांधी जी ने कहा इरविन तक कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी छूटी हैं आप उनको फिर बहाल करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी बात है। तो
तो अब ये देखिए कि गांधी जी ने कितनी बातें रखी और कितनी बातें उन्होंने स्वीकारी। तो इरविन ने स्वीकारा कि बंदी हिंसकों से अतिरिक्त जितने भी आरोपी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। समुद्री नमक पर केवल भारतीयों का अधिकार होगा। कंपनी का और ब्रिटेन शासन का अधिकार एक अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। शराब और विदेशी वस्त्रों का कानून की सीमा में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर हम विरोध कर सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। सरकारी जिनकी नौकरियां छुटी हैं उन सरकारी नौकरियों को हम दोबारा से बहाल करेंगे, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। अब गांधी जी से भी तो इरविन कुछ बातें करेंगे भाई, जरूरी तो नहीं कि इरविन को बात माननी है। तो इरविन ने फिर पक्ष रखा किसके तरफ, गांधी जी के, कि गांधी जी आपको कुछ स्वीकारना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, ये साथ लो ये साथ दो। उन्होंने कहा सवन्या अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ेगा आपको। सवन्या अवज्ञा आंदोलन क्या करना पड़ेगा, आंदोलन स्थगित, क्या करना पड़ेगा भाई, आंदोलन स्थगित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस को भविष्य में कोई भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। सही बात तो ये थी, यहां लेकर आना चाहिए। तो कांग्रेस भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, अपने शब्दों में लिख लेना जो भी जैसा लिखना चाह रहे हो। कांग्रेस भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरी बात यह है कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी, यानी कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकारों का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। ठीक है, लिखने पे मत जाओ, साउंड पे जाओ। ठीक है, क्योंकि इतिहास जो होता है वो स्टोरी समझ में आता है। इतनी बात आ गई, मतलब दोबारा फिर समझ लीजिए, इरविन ने जो स्वीकारा वो स्वीकारा, बंदी रिहा किए जाएंगे जो हिंसा से नहीं है पीड़ित। ठीक है, नमक पर जो कानून होगा वो केवल भारतीयों का अधिकार होगा। ठीक है, फिर शराब विदेशी वस्तुओं का कानून के दायरे में रहकर विरोध कर सकते हैं आप लोग। सरकारी नौकरी जिनकी जा चुकी है उनको बहाल कर सकते हैं। ठीक है, गांधी ने स्वीकारा कि सवन्या अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे, वो उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, उन्होंने कहा ठीक है हम वो भी करेंगे। कांग्रेस विदेशी सामानों का बहिष्कार नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है, ये भी नहीं करेंगे। इस तरीके से द्वितीय गोलमेज में जो है गांधी जी ने भागीदारी ली थी। ये था कारण गांधी जी का कांग्रेस में जाने का। परंतु इसमें क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता जो है कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया इसका, यानी गांधी ने जो समझौता करा इरविन के साथ, कांग्रेस वाले लोगों ने इसे स्वीकारा, कहा भी हम मानने के लिए तैयार हैं, हम स्वीकार रहे हैं इस बात को। के एम मुंशी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। के एम मुंशी ने इन्हें ये कहा युग परिवर्तन, यानी कि युग परिवर्तन का एक समझौता है ये, यानी इस समझौते से एक युग परिवर्तित होगा। उन्होंने कहा इस समझौते की ये युग परिवर्तन का एक समझौता है। ठीक है, परंतु हुआ क्या, युवा वर्ग ने इससे असंतुष्ट हो गए। युवा वर्ग क्या हुआ, इस इरविन समझौते से क्या हुआ, असंतुष्ट हुए, क्योंकि युवा वर्ग को यह था कि गांधी जी ने जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी रुकवा सकते थे, चाहते थे उन्हें रिहा करा सकते थे। तो गांधी जी ने जब ये कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, यानी गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद जो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध किया गया, तो जब उन्हें थोड़ा बुरा लगा, परंतु उन्होंने एक बात कही, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा हमेशा। गांधीवाद एक नीति होती है, पॉलिसी होती है। ठीक है, इसी बीच में जो विरोध हुआ वो 1931 में इसी के बाद में जो है 1931 में होने वाला जो एक अधिवेशन था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, तो वो कराची अधिवेशन हुआ। तो मैं इसको रफ करके यहाँ लिख देता हूँ। चलो, इसके बाद में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता था, और वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ, वो हुआ था कराची में, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, वो किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसके बाद में अधिवेशन होना था कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, कराची में। कब हुआ, 1931 में। अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्होंने क्या करी, अध्यक्षता की। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या करी, अध्यक्षता करी। और यहाँ पर इन्होंने, गांधी जी ने ये कहा था कि गांधीवाद मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को पूर्ण स्वराज के रूप में स्वीकारा था, पूर्ण स्वराज के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, परंतु ये अधिवेशन जो था, ये कांग्रेस का अधिवेशन, कराची अधिवेशन किस लिए प्रमुख था, ये था मौलिक अधिकारों को लेकर। मौलिक अधिकारों की पहली बार जो मांग की गई थी वो यहाँ पर ज़्यादा की गई थी। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के सिद्धांत को ज़्यादा जोड़ दिया गया और राष्ट्रीय आर्थिक को ज़्यादा महत्ता दी गई कि राष्ट्र को आर्थिक रूप से महत्ता की जाएगी। कराची अधिवेशन में स्वीकार लिया कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। और इसी तरीके से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का फिर 7 सितंबर 1931 में
7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है भाई। तो अब जो हम जा रहे हैं सीधे वो किधर जा रहे हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जो हमारी घटनाक्रम है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन क्या है, गोलमेज सम्मेलन। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1931 में। कन्फर्म डेट जो है वो क्या है, कन्फर्म डेट जो है इसकी वो सितंबर में हुआ था, यानी 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। 7 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 1931 से लेकर, और ये हुआ था 1 दिसंबर 1931। ये वाली डेट आप याद रख लेना अगर रखना चाहो तो, बट अभी तक यहाँ से एग्जाम में आता नहीं है कुछ भी ऐसा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ एग्जाम में आता नहीं। अब हुआ क्या यहाँ पर, जब कांग्रेस ने यहाँ पर भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से भाग लिया, अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कांग्रेस ने क्या करा, भाग लिया, और कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया, गांधी जी ने यहाँ पर भाग लिया। इस समय पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैम जे मैकडोनाल्ड, इस समय पर ये थे प्रधानमंत्री यहाँ पर। कौन थे, ब्रिटेन के पीएम। ठीक है। वायसराय चेंज हो गए थे, इरविन के बाद वेलिंगटन आ गए थे। कौन आ गए थे, वेलिंगटन वायसराय हो गए थे। वायसराय कौन हो गए थे, वेलिंगटन हो गए थे। इनका काल जो रहा था 31 से 36 तक रहा था। 1931 से लेकर 36 तक इनका कार्यकाल रहा था। इतने समय तक इन्होंने शासन जो है यहाँ पर किया था। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या था कि वेलिंगटन वायसराय हो गए थे, रैमजे मैकडोनाल्ड हो गए थे, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। अब बात करते क्या, ये लोग जो गए थे ब्रिटेन, वो राजपुताना जहाज से गए थे। तो ये बात कई बार एग्जाम में तो नहीं आता, कोई भी स्टैटिक रूप से पूछ लेता किस जहाज से गए थे, तो राजपुताना। ठीक है, किससे, राजपुताना जहाज का नाम था। उसमें केवल गांधी जी नहीं गए थे, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग गए थे। गांधी गए थे, महादेव देसाई गए थे। कौन गए थे, लिख लो इसको, महादेव देसाई गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, और देवदास गांधी गए थे। यानी कौन गए थे, महादेव देसाई गांधी जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी, घनश्याम दास, ठीक है, और मीराबेन, जो इनकी मोबाइल बहन थी वो कौन थी, मीराबेन, और सरोजिनी नायडू। तो अगर चाहो तो इन बातों को लिख सकते हो आप कहीं भी, यानी कि देवदास गांधी, मालवीय जी, ठीक है, और गांधी जी, सरोजिनी नायडू यहाँ से गए। तो ये 2-4 नाम यहाँ से रखे थे ना, घनश्याम का कोई जरूरी नहीं, मीराबेन को याद रख लो बस केवल। किसको, मीराबेन यहाँ पर ये गए। ठीक है, घनश्याम भी गए थे यहाँ पर, घनश्याम दास भी गए थे। ठीक है, और के बिरला के नाम से एक बिरला थे, वहाँ पर बिरला दास जैसे वो भी गए थे। उनके नाम एग्जाम में नहीं आते हैं। गांधी आता, महादेव देसाई आता है, मदन मोहन मालवीय आता है, देवदास गांधी आता है, ठीक है, मीराबेन आता है, और सरोजिनी नायडू आता है। ठीक है, अंततः हुआ ये, अंत जब ये हुआ कि जब इनके सामने, गांधी जी के सामने गोलमेज सम्मेलन में बात रखी गई पृथक निर्वाचन चुनाव की, दलितों के पृथक निर्वाचन चुनाव को, तो गांधी जी में सांप्रदायिक विवाद जैसी एक उन्हें आशंका लगी कि अंग्रेज चाहते हैं फूट डालो राज करो। यानी कि पहले से भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया है इन्होंने, मुस्लिम और हिंदू में। अब ये हिंदू वर्ग को भी एक अलग रूप में तोड़ना चाह रहे हैं, यानी हिंदुओं में भी दलितों को अलग करना चाह रहे हैं। इस बात को देखकर जो गांधी जी दुखी हुए, और गांधी जी ने कहा कि ये एक समझौता नहीं है, ये एक तरीके की फूट है जो हमारे बीच में डाली जा रही है। ठीक है, और ये इस बात को लेकर असफल हो गया। इस बात को लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, क्योंकि गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में यहाँ पर मतभेद पैदा हुए सांप्रदायिक विवाद को लेकर, और उस दिन गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के विचार एक दूसरे से नहीं मिले। मतलब गांधी जी ने जो है सांप्रदायिक चुनाव के लिए मना कर दिया बिल्कुल, कि सांप्रदायिक चुनाव नहीं होगा। इस बीच में विंस्टन चर्चिल ने, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। ये क्वेश्चन आया था, किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने, जो आने वाले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, जो आने वाले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। गांधी जी 1 दिसंबर की बात है, पहले ऐसा नहीं था कि आज ही बैठे फ्लाइट से और आ गए। पानी वाले जहाज चलते थे, उससे टाइम लगता था। 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त हुआ। 28 दिसंबर को खाली हाथ गांधी जी मुंबई लौटे, और इन लोगों ने, जो बहुत लोगों ने जो है उनका विरोध किया कि आप गए थे, मजाक बनाई। तो गांधी जी ने कहा यहाँ पर कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। यानी कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, मुझे इस बात का संतोष है
कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे झुकने नहीं दिया और मैंने उसके सम्मान को बेचने नहीं दिया, यानी गिरने नहीं दिया, यानी कि उसके साथ समझौता नहीं किया। ये बात कही उन्होंने और इस बात से अपने आप को संतुष्ट करा। अब होता क्या है कि इनके से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल नहीं थी कि आपकी बातों को माना जाएगा। गांधी जी के दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी बात मानी क्यों नहीं की ब्रिटेन में। उन्होंने आके कोशिश करी मिलने की, मगर यहाँ पर होता क्या, वायसराय चेंज हो गए थे। हुआ कि यहाँ पर वायसराय चेंज हो गए थे और वायसराय के रूप में यहाँ पर जो बने वो कौन बने, ब्लिंगटन, लॉर्ड ब्लिंगटन बने। लॉर्ड ब्लिंगटन ने गांधी जी से मिलने के लिए बात करी, गांधी जी ने ब्लिंगटन से मिलने की बात करी, मैं ब्लिंगटन ने उनको इग्नोर कर दिया, यानी कि वो नहीं मिले, मना कर दिया मिलने के लिए। अंत उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ हुआ तो उन्होंने कहा कि गांधी इरविन समझौता ताक में रख दो, हमें नहीं पता गांधी समझौता क्या होता है, इरविन समझौता, हम अपने तरीके से शासन चलाएंगे। उन्होंने इस बात को जो है दफन कर दिया गांधी इरविन समझौते को। और गांधी जी इस चीज़ से पीड़ित होकर जब उन्होंने नहीं माना तो अंततः हार कर गांधी जी ने द्वितीय सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी ने जो करा इस बात से द्वितीय सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करा। ठीक है, तो ये था कुछ इस तरीके का आज का सेशन। कल जो हम बात करेंगे वो द्वितीय सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। यदि आपको सेशन में मजा आया तो आप जब सबसे ज़्यादा इसको शेयर करो दोस्तों में और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।